आज हम पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल जिस तरीके से आप जान रहे हो, गुडविल मतलब गुड नेम, गुड नेम, जिसको आप बोलते हो रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रेपुटेशन। भाई बिजनेस का रेपुटेशन किसमें? उसका हार्ड वर्किंग के, उसके जितना ऑनेस्ट के तरीके से वो बिजनेस किया उसका रेपुटेशन बनता है। और ये रेपुटेशन क्या होता है? मनी वैल्यू होता है, मनी वैल्यू होता है इसमें। तो इसका मतलब ये इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट, बट इंटेंजिबल असेट तो है बट नॉट ए फिक्टिशियस असेट, नॉट ए फिक्टिशियस असेट। तो आपको जैसे मैंने बताया भाई गुडविल एक इंटेंजिबल असेट तो है क्योंकि हम खुद क्रिएट करते हैं या एक इसको हम देख नहीं सकते, बट फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। इमेजिनरी असेट इसीलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज इट हैज सम वैल्यू, बिकॉज इट हैज सम वैल्यू। आप इसको खरीद सकते हो, आप इसको बेच सकते हो, तो गुडविल बेचा भी जाता है। तो इसीलिए इसको हम इंटेंजिबल असेट तो रखेंगे बट फिक्टिशियस असेट नहीं होगा। अब आता है कि भाई गुडविल कैसे किस किस तरीके से अफेक्ट होता है। भाई नेचर ऑफ बिजनेस आपका डिपेंड करता है, आपका बिजनेस किस तरीके से है। नेचर ऑफ बिजनेस हो गया या आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, मार्केट कंडीशन हो गया, ये सब अफेक्ट करता है। मार्केट कंडीशन एक्सेट्रा, ये क्या होता है? अफेक्टेड while calculating business, while calculating valuation of goodwill, calculating valuation of goodwill, valuation of goodwill। तो इसका मतलब गुडविल कैलकुलेट करते टाइम बिजनेस का नेचर, प्लेस, मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटर आपके कितने हैं, ये सब मायने रखता है। ठीक है, तो ये था एक आपका शॉर्ट इसमें गुडविल के बारे में। अब आता है कि गुडविल हम यहाँ चैप्टर पार्टनरशिप में क्यों पढ़ रहे हैं। भाई देखो मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना कि भाई मान लो ए और बी दो बंदे बिजनेस कर रहे थे बिफोर 10 ईयर, मतलब लास्ट 10 ईयर से ही बिजनेस कर रहे हैं। और जब लास्ट 10 ईयर में बिजनेस स्टार्ट किए थे तो उस टाइम बहुत छोटा बिजनेस था इनका। अब वो उस बिजनेस को इन्होंने बहुत बड़ा बना दिए, बट ये जो छोटा बिजनेस था तो उस टाइम उनके पास कुछ भी नहीं था। बट अब जो बिजनेस है इसमें क्या है ना, कस्टमर अपने आप आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। अब सी एक थर्ड पार्टी, इसने क्या किया कि भाई मैं बिजनेस में एंट्री करना चाहता हूँ, तो वो एंट्री कर लेगा। तो उसके लिए वो जितना उसका कैपिटल होगा वो भी दे देगा। क्या इनके लिए जस्टिस होगा ए और बी के लिए? भाई जो छोटा बिजनेस था वो छोटा बिजनेस को इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस किया और विदाउट, अभी कुछ बंदे ऐसे अपने आप आते हैं उनका बिजनेस के नाम से, तो उसके लिए बिजनेस क्या करेगा, कुछ पे तो जरूर करना है। तो उसीलिए गुडविल को हम वैल्यूएशन करते हैं। तो इसका मतलब जैसे एक पार्टनर आ रहा है उसी तरीके से जब एक पार्टनर जा रहा है या डेथ हो गया, इसीलिए उस हर केस में हमें क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखो कि गुडविल को किस तरह टाइप के गुडविल हम जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के को बता सकते हो। क्लासिफिकेशन आप दो टाइप का हो सकता है, एक है परचेज गुडविल, एक है आपका सेल्फ जनरेटेड। देखो परचेज गुडविल किस तरीके से, परचेज गुडविल का मतलब होता है आपने खरीदे। कैसे भाई? आपने जब बिजनेस को परचेज किए, परचेज ऑफ अनदर बिजनेस, परचेज ऑफ अनदर बिजनेस, दूसरा बिजनेस आपने खरीदे। दूसरा बिजनेस जो आपने खरीदे, हाँ, उसका मान लो एसेट था 10 लाख, लायबिलिटी था 2 लाख, और आपने उसको परचेज कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न, जब आप कोई एसेट खरीदते हो बिजनेस को उसको बदले में जो देते हो तो उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो पीसी आपने 9 लाख दिए, तो इसका मतलब इसका बन रहा था 10 - 2 8 लाख, आपने एक्स्ट्रा उसको कितना दे दिए, एक्स्ट्रा 1 लाख। तो वो एक्स्ट्रा 1 लाख आपको परचेज करना पड़ा, तो वही है आपका परचेज गुडविल। तो डेफिनेटली परचेज गुडविल हुआ तो आप बुक में एंट्री करोगे, तो इसका मतलब इसमें बुक में एंट्री होगा।
अब आता है भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है जो जनरेट हुआ है, हाँ, इंटरनली जनरेट हुआ है, इंटरनली जनरेट। जैसे आपने 10 साल से बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में आपका क्या हो ना, आप उस बिजनेस में कुछ नाम कमा दिए तो वो इंटरनली जनरेटेड। तो इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। ये बुक में एंट्री तो होता नहीं है, लेकिन एंट्री नहीं होने का मतलब इसीलिए एंट्री नहीं होता क्योंकि इसको हम मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका लेकिन सेल्फ जनरेटेड क्या होता है, हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन पार्टनरशिप में वैल्यूएशन क्यों जरूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप में मैंने जैसे आपको बताया ये भी बिजनेस कर रहे थे कई साल से, तो उनको जस्टिस देने के लिए आपको सी को गुडविल भी लाना पड़ेगा और वो गुडविल आके पार्टनर्स में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बुक में आप शो नहीं करोगे इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इंटरनल गुडविल जो है नॉट टू बी शोन इन बुक, दैट मीन्स ये नो एंट्री इन बुक। आप उसको बुक में एंट्री नहीं करना, बुक में आप इसको नहीं लिखोगे। अब आया भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे आप किस तरीके से मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कैसे गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे मैंने आपको बताया भाई गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट को वैल्यूएशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जनरली हम इसको पहला जैसे देखो एवरेज प्रॉफिट बेस पे भी कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसको हम देखो कैलकुलेट इस तरीके से होता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब लास्ट ईयर जो एवरेज प्रॉफिट है, लास्ट 3-4 साल में जो भी आपने ऑन एवरेज कमा रहे हो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपके पास आ रहा होगा कि सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है विदाउट एनी एफर्ट, बिना एफर्ट में आप कितने साल आप देख रहे हो कि कितने साल यही प्रॉफिट सेम प्रॉफिट कमाने वाले हो, तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बिजनेस टू बिजनेस वेरी होता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा क्योंकि हर बिजनेस का अलग होता है। जैसे मान लो मैं ये मान रहा हूँ कि भाई मेरा 50,000 का प्रॉफिट बिना एफर्ट में 5 साल तक आते रहेगा, तो वो 5 साल हो गया मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आता है भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि आप जितने साल का प्रॉफिट होगा, सम ऑफ ऑल योर प्रॉफिट, जितने साल का दिया होगा प्रॉफिट गिवन अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल, 3 साल होगा तो 3 साल से, 4 साल होगा तो 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो अपन में 4। अच्छा, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें क्या लिखा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। इसका मतलब 2 साल का परचेज मैंने लिया, गिवन होता ही है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। आपको लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। आपका मान लो 60,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट 90,000 इसमें प्रॉफिट, और ये मान लो 30,000 आपका लॉस है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करना है। तो आप एक चीज देखो, तो बड़ा सिंपल है भाई, एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट। कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का, तो 60,000 प्लस 90,000 और प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया 180, तो 60,000 हो गया। सॉरी, ये लॉस है ना, तो लॉस तो माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा कि आपका 60 प्लस 90 माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपका 120 बाई 3 दैट इक्वल टू 40,000। क्योंकि ये 60 प्लस 90 150 माइनस 30, तो 120 और ये नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 40,000। जब एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,000, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
तो एवरेज प्रॉफिट आपका 40,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो आपका इसी हिसाब से गुडविल कैलकुलेट कितना हो गया 80,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जब भी गुडविल कैलकुलेशन होता है तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के बाद आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नेक्स्ट इसमें जो एवरेज प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है। तो मैं इसको देखो, इसको क्वेश्चन को तो रहने देता हूँ, मैं इसको एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉफिट हमने यदि नहीं दिया है, जिसको हम एक्चुअल प्रॉफिट या आप एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो, एडजस्टेड प्रॉफिट यदि नहीं दिया है, एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं दिया मतलब, तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मेरा 10,000 का इस साल प्रॉफिट हुआ है, बट एक अबनॉर्मल लॉस मैंने 40,000 का दिया। हाँ, अबनॉर्मल लॉस मतलब जो आपका बिजनेस का रेगुलर नेचर वाला बिजनेस का आइटम नहीं है, मैंने उसमें 40,000 पे करने के बाद मेरा 10,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा 10,000 और जो लॉस है वो मैं प्लस करूंगा, तो 10 + 40, तो इसका मतलब मेरा उस साल एक्चुअल प्रॉफिट होगा 50,000। तो उसी हिसाब से आपको जब भी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, जो प्रॉफिट दिया है उसमें अबनॉर्मल गेन है तो माइनस होगा, जैसे मेरा अबनॉर्मल लॉस हुआ तो मैं अपने आप प्लस किया था, क्योंकि मेरा अबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट है, तो इसीलिए उसको ऐड बैक करोगे तो आप एक्चुअल प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। अब मैं एक छोटा सा चीज़ दे रहा हूँ, इसमें मान लो इस साल का प्रॉफिट में लिखा है अबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 15,000, और इस साल में लिखा है अबनॉर्मल लॉस है 20,000, और यहाँ पे लिखा है कि अबनॉर्मल जो लॉस है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस मान लो 35,000, तो 35,000 अबनॉर्मल लॉस कंसीडर करने के बाद ही आपका 30,000 का लॉस आया है। तो इसका मतलब पहले तो मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होगा, ईयर 1 2 3 आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा पहले साल कितना 60,000, और जिसमें आपका अबनॉर्मल गेन है तो अबनॉर्मल गेन क्या होगा माइनस, और नेक्स्ट ईयर कितना है 90,000, और जिसमें अबनॉर्मल लॉस है तो प्लस होगा कितना 20,000। थर्ड ईयर में आपका कितना है 30,000 ऑलरेडी लॉस था, माइनस में था, अब आपका अबनॉर्मल लॉस हुआ है, सो दैट आपका अबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, और जबकि यहाँ आपका 5,000 आएगा, 5,000 प्लस में, क्योंकि -30,000 था, लॉस तो था, बट अबनॉर्मल लॉस कंसीडर करने के बाद, तो एक्चुअली इसका मतलब मेरा 5,000 का प्रॉफिट था, जब मैंने अबनॉर्मल लॉस दिया तो सो दैट मेरा लॉस हो गया, अबनॉर्मल लॉस देने के बाद ही मुझे लॉस हुआ है, तो मेरा 5,000 था, अबनॉर्मल लॉस जब मैं 35,000 कंसीडर किया तो तब जाके मुझे माइनस में आ गया 30,000, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, तो इसको आप एवरेज प्रॉफिट निकालो डिवाइड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 45 50, तो 120, ये भी आ गया 45 5 50 120 बाई 3, तो ये भी 40,000। तो आपका जब गुडविल कैलकुलेट करोगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर एपी कितना है 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2, तो इस तरीके से गुडविल 80,000 आ गया। तो क्या इसी में यही एक एडजस्टमेंट है, इसमें जो एडजस्टमेंट करते टाइम, नहीं, एडजस्टमेंट में और भी एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल किस तरीके से, मान लो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ मान लो आपको इसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके जगह आपको अबनॉर्मल लॉस ना देके लिखा है कि आपने यहाँ ईयर 2 में 1 अक्टूबर में एक एसेट खरीदे, एसेट परचेज बट कंसीडर आज रेवेन्यू एक्सपेंस, जिसमें डेप्रिसिएशन हम 10% पर annum के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, 10% पर annum। तो ये एक एडजस्टमेंट दे दिया मैंने, ईयर 2 के बीच में मैंने 1 अक्टूबर को आपने एक एसेट खरीदे, एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट आपने खरीदे, तो उसको लेकिन आपने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिए। तो एक चीज़ बताओ, जब रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिए तो उस साल का प्रॉफिट तो कम हो गया होगा,
भाई पहले उस साल का प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। कैसे देखो, ईयर 1 का तो कुछ नहीं है भाई, ईयर 1 का प्रॉफिट तो आपका वही है 60,000। ईयर 2 का आपका प्रॉफिट देखो, ईयर 2 का 90,000 था प्रॉफिट। अब आपका 90,000 प्रॉफिट में आपका 1 अक्टूबर में आपने एक एसेट खरीदे, मान लो उस एसेट का वैल्यू है 30,000, उस एसेट का वैल्यू कितना है 30,000। तो इसका मतलब उस साल का प्रॉफिट 30,000 से कम हो गया होगा, उस साल का प्रॉफिट 30,000 से कम हो गया होगा। सबसे पहले उस साल का प्रॉफिट को 30,000 से बढ़ाओ। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उस केस में तो उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, उसको आप एड बैक कर दो। बात आया कि भाई डेप्रिसिएशन क्या लगाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो खर्चा है, जब एसेट नहीं माने तो डेप्रिसिएशन तो नहीं दिए होंगे। तो इसका मतलब उस साल एक्चुअल डेप्रिसिएशन 6 महीने का 3,000 होता है, 1,500 डेप्रिसिएशन लगना था जो लगा दिए। और WDV का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर 3 में 30,000 है, तो ईयर 3 में भी डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, पहले साल 30,000 माइनस 1,500, तो आपका 28,500 बच गया। अब 28,500 का कितना परसेंट, 10%, तो 2850, क्योंकि मैंने आपको डिप्रिसिएशन रिटन डाउन वाली मेथड से सिखाया, तब जाके आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या हो गया 60,000, और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 120 माइनस कितना हो जाएगा 1,500, तो 1,18,500। और इस साल का प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, इस साल तो 30,000 लॉस था और आपको माइनस करना था, तो 30,000 प्लस माइनस 2850, तो आपका 27,150। फिर तो आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड 3 से करके फिर मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। फिर मैं उस पॉइंट को फिर आ रहा हूँ कि आपका क्या था कि आपने ना 1 अक्टूबर में एक 30,000 का एक एसेट खरीद के ना आपने उसको कंसिडर नहीं किए थे, रेवेन्यू मान लिए थे। रेवेन्यू मतलब जो डेली बेसिस वाला खर्चा है उस वो मान लिए थे, तो उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो आप उस साल का प्रॉफिट को बढ़ा दो। और लेकिन जब एसेट नहीं माने थे तो डेप्रिसिएशन तो नहीं चार्ज किए होंगे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो 6 महीने का, 30,000 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन होता है 1,500, तो 1,500 जाने के बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन होगा 30,000 माइनस 1,500, 28,500, तो 28,500 का आप 10%, तो 2850। तो इसी तरीके से हम ये भी एडजस्टमेंट है। और एक एडजस्टमेंट भी आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में लेते हैं कि सेकेंड ईयर में लिखा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 15,000। आप इस चीज को ध्यान से समझना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम ओवर वैल्यू करती है। अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ मतलब उस साल का प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा ना, तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर 1 2 3, हाँ, तो आपका कितना प्रॉफिट है 60,000, देन आपका 90,000, देन आपका 30,000, अब 30,000 लॉस है। तो आपको क्या बोल रखा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूएशन होता है तो उस साल का प्रॉफिट को बढ़ा देता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड वाला आइटम है। तो इसका मतलब उसमें होने से, तो क्लोजिंग स्टॉक होने से एसेट का वैल्यू उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो ईयर 2 में हुआ है तो ईयर 2 का 15,000 लेस कर दो। लेकिन एक चीज बताओ, जब क्लोजिंग स्टॉक है सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, वो थर्ड ईयर में तो जाके ओपनिंग स्टॉक हुआ होगा ना। जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो आपने माइनस कर दिया क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी तो वही ओपनिंग स्टॉक हो गया होगा, तो वो भी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा, तो उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उस साल एड बैक करेंगे। ये क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ओवर हुआ था, सो दैट प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, तो हम उसको कम कर दिए। यहाँ पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक ओवर हो गया होगा, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर हुआ होगा तो नेक्स्ट ईयर तो ओपनिंग भी वही ओवर हुआ होगा क्योंकि वही वैल्यू गया होगा। जब ओवर हुआ होगा तो उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। ये है, तो करने के बाद आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 60,000 और इसका आपका 75,000 और यहाँ पे आपका 15,000 माइनस में। फिर आपको यदि गुडविल निकालना है तो डिवाइड बाई 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2,
तो इसी तरीके से ये भी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। और बाकी एक एडजस्टमेंट ऐसे भी आता है कि हम हर साल मान लो कोई मैनेजमेंट कॉस्ट काटना चाहते हैं तो वो हर साल आप लेस कर सकते हो। 10-10 हज़ार मान लो हर साल आपने मैनेजमेंट कॉस्ट काटना चाहते हो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें एडजस्टमेंट होता है जिसमें हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के बाद ये कैलकुलेट होता है। अब उसी क्वेश्चन को मैं सेम क्वेश्चन को अब और थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, उसको हम बोलेंगे ये एवरेज प्रॉफिट मेथड ही तो है, बट मैंने उसके आगे लगा दिया वेटेड एवरेज। क्या लगा दिया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये है वही मेथड है, बट आपने एक एक्स्ट्रा लगा दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब बात आता है भाई वेट का क्या मतलब होता है। वेटेड का मतलब होता है आप हर साल का प्रॉफिट को ना एक वेटेज देते हो, किसी को नंबर 1, किसी को नंबर 2, किसी को नंबर 3। तो इसी हिसाब से तो इसका मतलब वो गिवन होता है किसको नंबर 1 मानना है। तो आपको एक वेट दिया होगा, वेट क्या दिया होगा, वेटेज इस तरीके से दिया होगा 1 2 3 या 3 to 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने जनरली वेटेज हमें गिवन होता है तो हम वेट लिख दिए। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में समेशन ऑफ वेट, बस इतना थोड़ा सा चेंज है। तो आप देखो यहाँ पे वेट देने के बाद आप उसको प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट कितना होगा 60 into 1 तो 60,000, 90 into 2 तो 180, 30 into 3 90। तो ये समेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस में है क्योंकि ये लॉस था ना, तो माइनस में। तो 60 into 1 60,000, 90 180, ये आपका 90। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। तो आपको समेशन ऑफ वेट कितना है 3 2 5 1 6, तो आपका क्या हो जाएगा 150 इन अपन में 6, तो कितना आ जाएगा 150 अपन में 6, तो आपका आ जाएगा 25,000। अब आप जब गुडविल कैलकुलेट करोगे तो 25,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो इसका मतलब आपका 50,000। तो सेम क्वेश्चन को मैं आपको जितना तरीका हो सकता है उतना तरीके से मैंने उसको एवरेज मेथड करा दिया। तो इसी तरीके से गुडविल कैलकुलेट होता है। वेटेज में कुछ नहीं, आप पहले एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो वो निकालो, फिर वेट जो दे रखा है उसको वेट से मल्टीप्लाई करो, समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में समेशन ऑफ वेट, तो ये वेटेड एवरेज आ गया और उससे गुडविल नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमारा मेथड 1 हो गया ओवर। नेक्स्ट मेथड क्या है भाई? नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड आप क्या पढ़ोगे? नेक्स्ट मेथड पढ़ोगे आप सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 2 सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब होता है एबव एवरेज, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कितना। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने नॉर्मल प्रॉफिट जो है उससे आपने कितना ऊपर कमा रहे हो। तो इसका मतलब आपको यदि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगा, जैसे मैंने आपको बताया गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है तो उसको वैल्यूएशन किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट तो कैसे निकाला जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू वही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आपका आता है भाई सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट से जब नॉर्मल प्रॉफिट हटा दोगे तो वो आएगा सुपर प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको अभी बताया सुपर का मतलब होता है ऊपर, किसका ऊपर? नॉर्मल से ऊपर। कितना नॉर्मल से ऊपर? मैं 10,000 एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वो 10,000 नहीं है 15,000 आया तो 5,000 मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। तो वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ सुपर प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट होगा अपन में नंबर ऑफ ईयर। लेकिन आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू रेट बाय 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। मतलब आप कैपिटल कितना कैपिटल लगा रखे हो उसके ऊपर कितना रेट बाय 100, नॉर्मल रेट क्या है, नॉर्मल रेट बाय 100। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको मान लो दे रखा है कि एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मान लो दे रखा है आपका 60,000, एवरेज प्रॉफिट 60,000। आपको एसेट दे रखा है, एसेट दे रखा है मान लो 8 लाख, 8 लाख, और लिएबिलिटी दे रखा है 3 लाख, और आपको नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट कितना दे रखा है, नॉर्मल रेट आपका 10%। तो भाई एक चीज़ बताओ, आपको एसेट माइनस लिएबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, कैपिटल होता है, तो एसेट माइनस लिएबिलिटी कितना हो जाएगा 8 लाख, ये 3 लाख, तो 8 माइनस 3 तो कितना हो गया 5 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया 5 लाख। 5 लाख इंटू रेट बाय 100 10%, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 50,000। ठीक है, क्लियर हुए। एसेट माइनस लिएबिलिटी आपने माइनस कर दिया तो आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, आपका कितने कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड से रेट बाय 100 करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 माइनस 50,000, तो आपका आ जाएगा 10,000। अब ये 10,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 4, तो 10,000 इंटू 4 तो आपका 40,000। तो इसी तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, और एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, जितना आपने कैपिटल लगा रखे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जितना पैसा लगा, तो वो बेसिकली उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। वो एसेट माइनस लिएबिलिटी से भी निकाल सकते हो। तो इनटू नॉर्मल रेट बाय 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का जो डिफरेंस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप फिर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका कैलकुलेट हो जाएगा, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम थर्ड मेथड में चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीसरा मेथड है। थर्ड मेथड में आपका आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कैपिटलाइजेशन में भी मेथड में भी दो मेथड है। तो कैपिटलाइजेशन में पहला मेथड जो है एवरेज कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट होता है, गुडविल इक्वल टू, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में, गुडविल कैलकुलेट होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, नेट एसेट। अब आता है भाई कैपिटलाइज वैल्यू होता क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है, ये मतलब कैपिटलाइज वैल्यू सी भी लिख रहा हूँ, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। तो मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो कैपिटल वैल्यू कितना है, कैपिटल वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कितना है, तो ये कैपिटल वैल्यू। और नेट एसेट आपको जैसे पता है, नेट एसेट होता है, नेट एसेट इक्वल टू एसेट माइनस लिएबिलिटी, एसेट माइनस लिएबिलिटी। तो भाई इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्या दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से है कि एवरेज प्रॉफिट, आपका एवरेज प्रॉफिट है मान लो 72,000। कितना है एवरेज प्रॉफिट 72,000। मान लो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट है आपका 10%, नॉर्मल रेट आपका 10% की वैल्यू। मान लो एसेट आपका दे रखा है, एसेट आपका दे रखा है 9,70,000, ठीक है। और आपको लिएबिलिटी कितना दे रखा है, आपका लिएबिलिटी दे रखा है 4 लाख। तो आपको कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से।
तो आपके पास क्वेश्चन है 72,000। तो आप यहाँ देखो, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। कैपिटलाइज वैल्यू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, एवरेज प्रॉफिट 72,000 इनटू 100 बाय रेट 10, तो ये आ जाएगा 720, 7,20,000। अब आता है भाई नेट एसेट निकालना है। नेट एसेट का क्या फॉर्मूला होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 970 माइनस 4, तो आपका ये आ जाएगा 570। तो आप यदि गुडविल कैलकुलेट करोगे, गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो आपका 720 माइनस आपका 570, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 150, कितना आ जाएगा 1,50,000। तो ये एक आपका मेथड था, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका मतलब इनका क्या कहना है, जितना कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और नेट एसेट दोनों ही लगभग सेम होता है, एक कैपिटल वैल्यू और एक नेट एसेट। और उनका जो यदि डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को हम गुडविल मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा हूँ गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको वैल्यूएशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब सेकेंड मेथड इसका है, सेकेंड मेथड और लास्ट मेथड है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका नाम से ही समझ में आया कि भाई सुपर प्रॉफिट का यूज है तो सुपर प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब इसका किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपन में रेट का मतलब होता है नॉर्मल रेट। तो यहाँ पे ये कहना है कि सुपर प्रॉफिट जितने भी परसेंटेज के हिसाब से आया होगा तो उसके हिसाब से आप जब कैलकुलेट करोगे कैपिटलाइज वैल्यू तो वही आ जाएगा आपका गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट कितना पहले हम निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट को तो पता है आपको, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एपी माइनस एनपी। और एनपी भी आपको पता है, नेट प्रॉफिट के नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू सेकंड फार्मूला के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो आप आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन मान लो आपको लिखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका क्या दे रखा है कि सेम क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं तो आपका क्या दे रखा था, आपका एसेट आपको दे रखा था, फिर दोबारा लिख लेता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका इस तरीके से था कि आपका एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट आपका दे रखा था 72,000, रेट आपका मान लो 10% दिया था नॉर्मल रेट, और आपका एसेट दिया था 9,70,000 और लायबिलिटी आपका दिया था, लायबिलिटी आपका 4 लाख। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है भाई, आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड तो वही हो गया 970 माइनस 4, तो 570 इंटू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 10%, तो आपका 57,000। तो यहाँ पे आ गया 57,000 नॉर्मल प्रॉफिट एनपी। एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आपका 72,000 माइनस 57,000, तो 72 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 12 7 गया 5 15,000। अब आपको यदि गुडविल निकालना है तो 15,000 इंटू 100 अपन में 10, तो ये आपका आ जाएगा 150। तो उसी मेथड में भी वही आ रहा था आंसर, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते टाइम आप ध्यान रखना कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100, और उसी तरीके से एक बार एसपी आ जाएगा इनटू 100 अपन में रेट। तो ये था आपका 3 मेथड। उसके अलावा मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा भाई 4 साल का प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट दोनों में जो हायर है उसको लेके हम गुडविल निकाल सकते हैं, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसका वैल्यूएशन होता है। बट जनरली हम इसी तीनों मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसको आगे चल के यदि चाहते हो आप कि और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाया जाए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आगे चल के भी नेक्स्ट वीडियो भी आपका 12th का मैं बनाते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।